हेलो एवरीवन स्टूडेंट एमपी ग्रेड 1 की नई रूल बुक आ गई है और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, इसकी पूरी जानकारी दूंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो है अर्थशास्त्र का सिलेबस। अर्थशास्त्र के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें फाइनलाइज की गई हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें इसमें पढ़ने हैं, इसकी हम पूरी जानकारी लेंगे। और एग्ज़ाम कब से शुरू हो रहा है और उसका प्रारूप कैसा रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। दिस इज माई मोबाइल नंबर 8439066995 और ये मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट मेरे द्वारा एमपी ग्रेड 1 के लिए जो कोर्स है वो मेरे ऐप पर पब्लिश किया हुआ है, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट आपने परचेज भी किया है। और इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर की है। और इसके साथ इस सिलेबस के साथ स्टूडेंट मैं क्लास टेस्ट एंड सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखो, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग भोपाल, इनके द्वारा जो रूल बुक निकाला गया है, इसमें सबसे पहली बात आपको जो जानने योग्य है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि बताई गई है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 12 जनवरी 2023, मतलब बिल्कुल नज़दीक है जब आप ऑनलाइन आवेदन इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और इसकी अंतिम तिथि 27 जनवरी रखी गई है। और अगर फॉर्म में किसी भी तरीके का अमेंडमेंट करना है तो उसकी भी प्रारंभिक तिथि 12 जनवरी से और उसमें संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है वो 1 फरवरी की गई है। तो स्टूडेंट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फॉर्म कब भरे जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट जो है फॉर्म कब भरे जा रहे हैं। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि परीक्षा की तिथि क्या है। तो 1 मार्च 2023 बुधवार से ये आरंभ की जा रही है। दूसरी बात स्टूडेंट की, ये अभी तुरंत मैंने आपको तुरंत बताया परीक्षा फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि। अच्छा, दूसरी बात जो है स्टूडेंट, मूल्यांकन पद्धति। मूल्यांकन पद्धति किस तरीके से इसमें मूल्यांकन किया जाएगा, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न रखा गया है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन गलत करोगे और उस पर 1 अंक कटेगा। इसमें प्रति 4 प्रश्न गलत होने पर 1 अंक कटेगा, मतलब कि 0.25 का बेस रखा गया है। ठीक है, तो ऋणात्मक मूल्यांकन होता है। तो ऋणात्मक मूल्यांकन के साथ किस तरीके से हमें क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, इसकी टेक्निक आप सभी जानते ही होंगे। जब तक हम पूरी तरह कंफर्म ना हो इसमें अटेम्प्ट नहीं करें, है ना। अगर 4 प्रश्न तक का मार्जिन है तो कोशिश करनी चाहिए कि 1 या 2 तक हम आप जो तुक्का लगाते हो वो मत करना, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक मूल्यांकन है। ठीक है, दूसरी बात, अगर त्रुटिपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी होता है कि प्रश्न जो है गलत आ गए हो या विकल्प की नंबरिंग सही नहीं हो, ठीक है, तो इसके लिए आपत्ति युक्त प्रश्न का परीक्षण भी कराने का प्रोविजन दिया गया है। अब देखो यहाँ पर है कि कितने घंटे की परीक्षा होगी और कितने अंकों की परीक्षा होगी। तो कुल पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का टेस्ट लिया जा रहा है। और ये परीक्षा जो है इसका ड्यूरेशन होगा 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे की ये परीक्षा आपकी होगी। इसमें देखो, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, शिक्षा शास्त्र और सामान्य ज्ञान, इनका वेट थोड़ा कम है। कुल मिलाकर के आपको इससे 30 MCQ पूछे जाएंगे, मतलब 150 में केवल 30 MCQ जो होगा हिंदी, इंग्लिश, जीके और शिक्षा शास्त्र मिलाकर के होगा। सबसे ज़्यादा जो वेट दिया गया है 120 अंकों का आपके अपने सिलेबस को, है ना। तो हमारा जो सिलेबस है अर्थशास्त्र, मतलब आपको ज़्यादा ध्यान देना है अपने पेपर के ऊपर फोकस करना है। बाकी सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, इन सब पर सामान्य हिंदी से 8 मार्क्स के सवाल आएंगे, सामान्य अंग्रेजी से 5 मार्क्स के, जीके से 7 का और शिक्षा शास्त्र से 10 का, मतलब कुल मिलाकर के 30 अंक ही उधर से आपको उठाने हैं। बाकी 120 जो है आपके अर्थशास्त्र पर आपको लाना है। अब देखो, अर्थशास्त्र का सिलेबस, वी आर कंसर्न विद दैट, है ना। और सबसे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट कि मैंने जो अपने ऐप शिप्रानॉमिक्स पर एमपी ग्रेड 1 का सिलेबस दिया है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मैं PDF बनाती हूँ। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट आप दोनों इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जैसा सिलेबस था, इकोनॉमिक्स कंजम्पशन, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन, मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन,
माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस था बिल्कुल उसी तरीके का है। इसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र में आपको मांग से लेकर करके वितरण के सिद्धांत तक पढ़ना है। इसके बाद कॉन्सेप्ट एंड थियरी ऑफ मनी, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में भी जो सिलेबस था बिल्कुल वही सिलेबस है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट प्लानिंग, तो देखो एक चीज इसमें मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया गया है, इकोनॉमिक रिफॉर्म का प्रोग्राम पढ़ना है, 5 ईयर प्लान पढ़ना है, थियरीज एंड नॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। यहाँ ग्रोथ की थियरी बोली गई है लेकिन स्पेसिफिक थियरी बताई नहीं गई। जैसे हम पढ़ते हैं हैरल्ड डॉमर पढ़ते हैं, है ना, रॉबिन्सन की थियरी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर केवल कहा गया थियरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो व्हाट आई सजेस्ट कि जितने भी डेवलपमेंट की थियरीज है आप उसको कर लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में उससे सवाल आ गया तो आप ये नहीं कह सकोगे कि इसमें आपने स्पेसिफाई नहीं किया था। तो जब थियरी दिया गया है तो जितनी भी थियरीज है उनको आप एक बार ही कर लें। फिर पर्यावरण से संबंधित सिलेबस है। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी पे आ जाइए। इंडियन इकोनॉमी में डेमोग्राफिक सिनारियो, नेचुरल रिसोर्सेज, ये दो जो हैं काफ़ी अच्छा सिलेबस है इसका। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इंडियन इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये भारत की अर्थव्यवस्था का सिलेबस हो गया। फिर नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग, पब्लिक फाइनेंस, बैंकिंग में स्टूडेंट आपको कॉमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंक, केंद्रीय बैंक, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और एक जो मैं आप लोगों को थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूँ, रिसेंट रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर एंड चीप मनी पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट होगा कि विगत 7 महीने या विगत 1 साल में अर्थव्यवस्था में क्या क्या चेंजेस आए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में खासकर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, है ना, रेपो रेट को बढ़ाया गया है, जो भी चेंजेस किए गए हैं उनको आपको ध्यान रखना है डेट वाइज, जिसके लिए स्टूडेंट करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी पर कमांड आपका ज़रूरी है। ट्रेड में इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की हम बात करें तो इसका भी सिलेबस, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत हैं वो आप कर लीजिए। इसके अलावा ट्रेड बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेट में भी इसमें मैं बोलूँगी आद्यतन आंकड़ों के साथ पढ़िए और करंट अफेयर के साथ इन दोनों सिलेबस को पढ़िए, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे नियम कानून भी इसमें आए हैं, तो इसमें करंट अफेयर के साथ इसको ऐड करके पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स में स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स आपका जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, केवल सांख्यिकी की बात की गई, इकोनोमेट्रिक्स का सिलेबस इसमें ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें आपको कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, टैब्यूलेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, किस तरीके से आंकड़ों का संकलन करते हैं, किस तरीके से सारणीयन करते हैं, है ना। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोरिलेशन है, इसके साथ ही साथ रैंक हाई टेस्ट एंड कोरिलेशन एंड स्पीयरमैन्स। तो कोरिलेशन तक आपका जो ये सिलेबस है ये खत्म हो जा रहा है। रिग्रेशन इसमें नहीं दिया है, ठीक है, प्रतीपगमन गुणांक नहीं दिया है, तो यहाँ पर आपका सिलेबस जो है मीन, मीडियन, मोड से लेकर के सहसंबंध तक खत्म है। तो यहाँ पर जितना सिलेबस में दिया है उतना तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पर मैंने बताया कि सिलेबस में कोई कोई चीज़ें हैं जो स्पेसिफाई नहीं की गई हैं कि आपको क्या करना है, तो जहाँ पर अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो ज़्यादा पढ़ लीजिए। ठीक है, कम पढ़ने पर अफसोस होता है, ज़्यादा पढ़ने पर अफसोस नहीं होता, ये मैं हमेशा कहती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं किए गए हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 150 में से 120 नंबर जो है आपके अपने पेपर को दिया गया है, इसको याद रखिएगा। 150 में 120 मार्क्स जो है वो आपके अपने सिलेबस से आने वाले हैं, तो अर्थशास्त्र के सिलेबस की पूरी तैयारी रखें। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, 4 अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो पूरी तरह से 1 मार्क्स कटेंगे। और एग्ज़ाम मार्च में डेट निकाला जा रहा है, तो अभी आपके हाथ में कुल मिलाकर के 2 महीने हैं और 2 महीने में इस सिलेबस की तैयारी की जा सकती है। 2 महीने ही नहीं, 1.5 महीने में भी की जा सकती है। तो फटाफट स्टूडेंट डाउनलोड माय ऐप एंड परचेज दिस कोर्स एंड कीप स्टडिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।